हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे हमारी सीरीज शुरू हो रखी है डॉक्टर यशवंत कटोच की जो बुक है उसका उत्तराखंड का नवीन इतिहास, उससे सारे के सारे हमारे चैप्टर जो हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, काम की हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम साथ में लेके चलेंगे। कल हमारी बात हो रही थी आपका कुलिंद राजवंश से संबंधित और बहुत सी हमने उसमें बातें करी थी। आज हम कुलिंदों से थोड़ा सा आगे जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे कि कुलिंदों के बाद कौन आए। देखो, कुलिंदों का साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, तो कौन आए धीरे धीरे, तो कुलिंदों के बाद कौन आए, शक आए। ठीक है, देखिए इस बुक में थोड़ा सा शक साम्राज्य के बारे में नहीं दिया है, फिलहाल हम हल्की सी बात करते हैं। हुआ क्या कि कुलिंदों के बाद शक आए, ऐसा कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर आपने सुना होगा। अल्मोड़ा का कौन सा मंदिर, कटारमल मंदिर, जहां से शक शासन काल का सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा कटारमल, वहां से शक शासन काल का सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। और कहा जाता है कि वह शक शासक कौन था, कटारमल था। ये पुष्टि होती है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है तथा कटारमल जो मंदिर है वहाँ पर खुद लिखा हुआ है कि जो कटारमल थे ये कोई शक शासक नहीं थे, ये आपके कत्यूरी शासक थे। कौन थे, कत्यूरी शासक। तो कह नहीं सकते, लेकिन हमारा उत्तराखंड का जो आयोग है, हमारा आयोग ये कहता है कि जो कटारमल है वो आपका शक शासक था। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था कटारमल के बारे में, तो शक शासक उसको मान रखा था और आंसर क्या है, कटारमल ही है। तो ये कटारमल शक शासकों से संबंधित सिर्फ इतनी सी बात ये कहता है कि शक आए थे, उनकी पुष्टि सिर्फ कटारमल अल्मोड़ा से प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य मंदिर है, बहुत अच्छा खासा जाने माने मंदिर है, और ज़्यादा कुछ आपका शक शासकों से संबंधित कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि शक शासकों के बाद, उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि शक शासकों के बाद आते हैं कुषाण। कौन आते हैं, कुषाण। और कुषाणों ने हमारे उत्तराखंड में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा। ठीक है, कुषाणों से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं जो हमारी इस बुक में देता है। तो बुक में दे कुछ इस तरह से रहा है कि जो इनकी आरंभिक 3 सदियों से कुषाणों की मध्य एशिया से लेकर समस्त उत्तर भारत तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। कुषाणों को प्राचीन वाडम्य में ऋषिक, ये देखिए इनके नाम दे रखे, ऋषिक, तुषार, तुखार, तुरुष्क कहा गया है। क्या कहा गया है, कुषाणों को कहा गया है ऋषिक, तुषार, तुखार तथा तुरुष्क कहा गया है। मतलब ये कुषाण साम्राज्य के क्या दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां से हमारी इतनी सी चीजें थोड़ी सी और ज्यादा काम की आती है। उसके बाद होता क्या है कि कितने भी हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में आपके चीनी यात्री, विदेशी यात्री आए होंगे, तो कोई ना कोई कुषाणों से संबंधित आपकी बात उत्तराखंड में करता है। ये कह रखा है कि कुषाण आधिपत्य काल में मध्य हिमालय में कुलिंदों की स्वतंत्र सत्ता थी। मतलब जब कुषाण लोग थे तब क्या हुआ कि कुलिंदों ने यहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रखी थी। लेकिन कल ही हमने बात करी थी कि कुलिंद आपके मौर्यों के अधीन कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें काम की आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि कहां से क्या चीजें हो रखी है। ठीक है, तो कुषाण शासन काल के कुछ आपके लोग भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके राजाओं के नाम हैं, जैसे कनिष्क आपने नाम सुना होगा, कुडुलविमफिसेज आपने नाम सुना होगा। ये कुछ लोग हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कुषाण काल के। चलिए इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो दे रहा है हमारे इस पे, ये बोल रहा है महान कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के परिवार को मध्य हिमालय के तराई प्रदेश पर अधिकार करने का श्रेय है। तो मतलब कि आपके कनिष्क प्रथम के परिवार वालों ने यहां पर आपका अधिकार कर रखा है। बोल रहा है उनकी जो क्षेत्र था वो राजधानी कहाँ, पुरुषपुर पेशावर थी। ठीक है, कहाँ पर थी, पुरुषपुर पेशावर। शक संवत की स्थापना, जो भी आपका ये आपको याद होना चाहिए कि 2 संवत चलते हैं, एक शक संवत और एक विक्रम संवत। तो शक संवत किसने चलाया, विक्रम संवत किसने चलाया, ये क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, तो यही ये आपकी बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा कुषाणों से संबंधित अगर हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे तो इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं।
इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वीरभद्र से। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वीरभद्र, मोरध्वज और गोविशाण। ये तीनों नाम ये सोच लीजिए उत्तराखंड के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नाम लिख रहा हूं, सबसे पहले वीरभद्र, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा नाम मैं लिख रहा हूं मोरध्वज, और तीसरा नाम तो आप सबको याद होना चाहिए, नाम है उसका क्या? गोविशाण। ये तीन नाम है, ये नाम किसके हैं, कहां से आए, क्या चीजें हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखिए वीरभद्र जो नाम है वो आपका ऋषिकेश का है। अगर हम उपनाम या पुराने नामों की बात करें तो वीरभद्र हम किसको बोलते हैं? ऋषिकेश को बोलते हैं। मोरध्वज की बात करेंगे तो मोरध्वज अपने आप में तो मोरध्वज कौन सा है? कोटद्वार है। मोरध्वज किसका उपनाम है? कोटद्वार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। और गोविशाण किसका नाम है? काशीपुर का। तो ये तो गोविशाण नाम के बारे में तो आप थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे कि जो चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, उसने ही ये गोविशाण नाम दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके उत्तराखंड से संबंधित है। फिलहाल हम बुक में देखते हैं कि इनकी मुद्राओं के बारे में ये कहते हैं कि कनिष्क प्रथम, जो इसका टाइम पीरियड है 78 से 101 या 102 ईस्वी तक, उसकी मुद्राएं हमारे पास नाणक स्वर्ण मुद्राएं। कौन सी? नाणक स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली है? नैनीताल के से और काशीपुर तक इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? नैनीताल से कहाँ तक मिली हैं? काशीपुर तक मिली हैं। अब क्या क्या दिया है देखो इनकी मुद्राओं में। इसमें एक और देवी नना और नाना तथा पार्श्व मतलब पीछे की साथ यूनानों में नना, ठीक है, और दूसरी साथ क्या हुआ? कनिष्क की आकृति, कनिष्क का आपका चित्र बनाया गया है। लेकिन जितनी भी हमारी मुद्राएं ये प्राप्त हुई हैं, इनके बारे में कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं है कि मुद्राएं किस वर्ष की है। लेकिन हाँ, कनिष्क की आपकी मुद्रा छपी हुई है, तो हो सकता है जो कनिष्क का टाइम पीरियड है 78 से 101 या 102, उसके बीच के आपकी रही हो। ये हमारी यहाँ से मिली है। दूसरा आपका कुषाण शासक था हुविस्क। इसके बारे में भी आप इतिहास में पढ़ ले होंगे, कभी हम इतिहास की वीडियो अपलोड करेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे। इसका जो टाइम पीरियड था 106 से 138 ईस्वी तक आपका, इसकी जो मुद्राएं हुई हैं, कहाँ कितनी मुद्राएं मिली हैं? 44 मुद्राएं इसकी प्राप्त हुई हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं? 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और कहाँ से मिली है? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में कौन सी? मुनि की रेती। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, किसका उपनाम है? क्वेश्चन आज का कि मुनि की रेती किसका उपनाम है। तो ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और कब हुई है? सन 1972 में ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 44 स्वर्ण मुद्राएं हुविस्क की, टिहरी गढ़वाल की, मुनि की रेती से सन 1972 में प्राप्त हुई हैं। अब इसके पूर्व भाग, कल हम बात कर रहे थे पूर्व भाग, तो पूर्व भाग मतलब आगे के भाग में राजा की आवाक्ष आकृति, मतलब राजा की आकृति बनाई गई है, तथा पृष्ठ भाग में ग्रीक व ईरानी देवताओं का अंकन किया गया है। तो क्या हुआ कि पृष्ठ भाग में राजा की आकृति और मुख्य भाग में राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग में देवी और देवताओं की मूर्तियों का अंकन किया गया। तो यहां से आपकी एक काम की चीज ये मिल गई। ठीक है, हुविस्क की भी अगर आपको कभी पेपर में आता है कि किस कुषाण शासक की यहाँ की नहीं मिली है, तो भैया कनिष्क की मिली है, हुविस्क की मिली है, वासुदेव की मिली है, भिषक की मिली है, वासुदेव द्वितीय की मिली है, बहुत लोगों की मिली है। तीसरी चीज देख लेते हैं किस शासक की मिली है, तो शासक है कौन से? वासुदेव प्रथम। सन 142 से 180 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। इनकी 5 मुद्राएं बिजनौर, जो फिलहाल आपका कहां पर है? यूपी में, वहां से प्राप्त हुई हैं। लेकिन कब मिली है? सन 1886, जो कि आपका उत्तराखंड को टच करता है, इसलिए आपका उत्तराखंड के लिए साथ में दे रखा है। ठीक है, तो 5 मुद्राएं आपकी बिजनौर से मिल रखी है। स्वर्ण मुद्राओं की बात हो रही है, ठीक है, वासुदेव प्रथम की। इसके बाद भिषक, तक्षत्रप नाम है इनका, तो इनकी भी मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्रा मिली है? एक मुद्रा मिली है, वो भी आपकी इसमें
वासुदेव की उत्तरमुखता के जैसी ही आपकी मिली है। जैसी आपकी वासुदेव की मुद्राएं हैं वैसी ही इसकी मुद्राएं मिली है। अच्छा, कब मिली है? तो कब मिली है का कोई खास साक्ष्य हमारे पास प्राप्त नहीं है। 1800 आपका 91 दे रखा है इसका, लेकिन इसके बारे में कोई खास पुष्टि नहीं है। ठीक है, लेकिन वासुदेव द्वितीय के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वासुदेव द्वितीय आपके नैनीताल क्षेत्र में इनका अच्छा खासा इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 3 स्वर्ण मुद्राएं इनकी नैनीताल से प्राप्त हुई हैं। गोविषाण जो मैं आपको काशीपुर बोल रहा था, रामनगर और काशीपुर, बिल्कुल उस क्षेत्र से आपके यहाँ के इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। टीले से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अच्छा, टीले से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो देखिए क्या कह रहा है, उसके पूर्व भाग में ऊंची टोपी पहना राजा है। तो राजा को कैसा बनाया गया? इससे पहले देखो राजा का अंकन है, साथ में आपका देवी का अंकन है। लेकिन वासुदेव द्वितीय जिसकी मुद्राएं आपकी गोविषाण, जो अभी फिलहाल उधम सिंह नगर में पड़ता है काशीपुर, वहां से मिल रही है, तो उसके क्या कर रखा है, उसके पृष्ठ भाग में ऊंची टोपी पहना राजा बैठा है। ठीक है, एवं गृह के अस्पष्ट लेख तथा पृष्ठ भाग में समृद्धि की प्रकृति की आराक्ष देवी बनाई गई है। मतलब उनकी जो भी आपकी देवी है, आराध्य देव है, उनकी मुद्रा बनाई गई। इसके साथ ही एक स्वर्ण मुद्रा इनकी मुनि की रेती से प्राप्त हुई है। हुविष्क की आकृति के समान ही इसके पृष्ठ भाग में देखिए क्या है, आपका शिव नंदी का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, तो ताम्र मुद्राओं के बारे में बहुत सी चीजें हैं। इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कुषाण शासन काल का शक्तिशाली शासक हुआ करता था कनिष्क। और कनिष्क की ही जो मुद्राएं हैं वो आपके कहाँ, तराई क्षेत्र के, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र का मतलब उधम सिंह नगर वाला पोर्शन, इस क्षेत्र से आपका मिल रही है। इसके अतिरिक्त इनकी स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती, जो मैं आपसे बात कर चुका हूं पहले भी। और हम ये भी बात कर सकते हैं जो कुषाण है, इनका जो साम्राज्य है वो तत्कालीन शासक आपका यौधेय शासकों के साम्राज्य से आपका मैच करता है। मतलब यौधेय और कुषाण आपके क्या थे, समकालीन हुआ करते थे। अब यौधेय और कुषाण समकालीन है तो इनकी मुद्राएं भी जो हैं वो आपकी मिली हुई हैं। जौनसार भाबर, कालो डांडा की पहाड़ी, लैंसडाउन, कालो डांडा लैंसडाउन, यहां से इनकी मुद्राएं आपकी मिली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यौधेय शासकों के बारे में, तो यौधेय शासकों के बारे में थोड़ी सी हमारी ये बात होती है कि आपका जो ये थे ये इसके समकालीन थे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, कुषाण शासन काल में कुछ मुद्राएं आपकी क्या है, खटीमा से भी प्राप्त हुई हैं। खटीमा के समीप कंचनपुरी से प्राप्त हुई हैं। कितनी? 7। अधिकतर क्या मिली है, स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जिसमें राजा वशु तथा मंत्री के नाम पढ़े गए हैं। ये उत्तरकालीन कुषाण राजा थे। इनकी जो मुद्राएं हैं इस टाइम पर कहां पर रखी गई हैं, अल्मोड़ा में रखी गई हैं। कुषाणकालीन एक ताम्र मुद्रा आपकी वीरभद्र से भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा बहुत सी जगह है जहां से आपकी कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कुषाण साम्राज्य से संबंधित। तो यहां पर बोल रहा है कि कुषाण मुद्राओं में उक्त प्राप्ति के स्थान ज्ञात हुए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अंबाला, करनाल कुषाण मुद्राओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए अंबाला, करनाल बिल्कुल टच करते हैं तो यहां से हमारी चीजें प्राप्त होनी ही होनी है। इसके अलावा देखिए हमारी यहीं पे बात हो रही थी कि वे योधेय, कुलिंद आदि आयुध जीवी संघ के थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। तो कुषाणों की जो सत्ता है ना, वो आपकी यौधेयों ने समाप्त करी। किसने समाप्त करी? यौधेयों ने। यौधेयों का अपना अलग ही परचम फैलता था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ के कराए, बहुत सी चीजें कराई। ठीक है, यौधेयों के बारे में अभी हम फिर पढ़ेंगे। तो कुषाणों के संबंधित एक बात और है कि इन्होंने इनकी मुद्राएं तराई क्षेत्र से ही ना प्राप्त होकर इनकी पहाड़ी क्षेत्र से भी प्राप्त हुई है। कनिष्क की मुद्राएं कैसी हैं? नाणक मुद्राएं।
तथा नैनी व नैनी देवी के बहुसंख्यक स्थानों से कुषाणों के प्रभाव को खोजा जा सकता है। कहाँ से? नैनी व नैणिक जो क्षेत्र है यहाँ से आपके इनकी मुद्राओं का प्रभाव खोजा जा सकता है। ठीक है, कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। कुषाणों के बाद हुआ क्या? देखिए, कुषाणों के बाद क्या हुआ? कुषाणोत्तर काल है। कुषाणोत्तर मतलब कुषाणों के बाद का, उत्तर का। तो कुषाणों के उत्तर का टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ? गुप्तों के उदय काल से पूर्व कुषाणोत्तर काल कहलाया, जिसे कौन सा युग कहा जाता है? द अंधकार युग, द डार्क इंटरवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द डार्क इंटरवल, अंधकार युग कहा जाता है कुषाणोत्तर काल को। तो इसमें आए आपके कौन से शासक? योधेय शासक, आयुधजीवी शासक। इनकी मुद्राएं भी आपकी प्राप्त हुई हैं। इनकी मुद्राओं के बारे में अनेक जगहों में कहा गया है कि सबसे ज्यादा इनकी मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? उत्तर भारत से। और उत्तर भारत आपका उत्तराखंड, दिल्ली वाले पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? उत्तर भारत। मध्य हिमालयी क्षेत्रों से भी आपका क्या गया है? योधेय शासकों की पुष्टि हुई है, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि पुष्टि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, शिमला, जौनसार भाबर, काला डांडा गढ़वाल, सहारनपुर, अत्यधिक संख्याओं से यहां से योधेय शासकों की पुष्टि हुई। योधेय की तृतीय तथा चतुर्थ सदी ईस्वी की कुषाणोत्तर मुद्राएं प्राप्त होती है। मतलब तीसरी और चौथी शताब्दी की मुद्राएं इनकी प्राप्त होती है। कुछ और चीजें हैं, इनकी जो मुद्राएं हैं, इनकी मुद्राएं क्या है? द्वि तथा त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्कों का ज्ञान होता है। तो अगर कभी आ जाए कि योधेयों का ज्ञान कैसे होता है, तो योधेयों का ज्ञान कैसे होता है? द्वि अथवा त्रि, जो जैसी आपकी मुद्रा लेख होंगे वैसे आपका योधेयों का ज्ञान होगा। मुद्रा लेख मतलब उसमें लिखा गया होगा। ठीक है। अच्छा, इनकी मुद्राओं के बारे में थोड़ी सी और चीजें हैं। तो इनकी मुद्राओं में क्या है? इनकी जो ताम मुद्रा है उसमें लिखा है योधेय गणस्य जय। ये लिखा है कि योधेय के जो गण है उनकी क्या हो? जय हो। तथा इनके जो अधिष्ट देवता, या हम बोल सकते हैं इनके देवता थे, वो कौन थे? कार्तिकेय भगवान थे। ये जो इनकी पुरानी मुद्रा है उनमें कार्तिकेय भगवान का चित्रण किया है। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया तो उसमें धीरे 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 किसका? आपका भगवान शिव का आपका अंकन किया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि त्रिशूलधारी एक आकृति बनाई गई है। ठीक है। अच्छा, इनके बाद इसमें देवी का भी चित्र आपका अंकित है। ठीक है। और आपका कुषाणों से संबंधित और आपका योधेय से संबंधित कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन हम इसमें इतनी सी बात आपसे और कह सकते हैं कि जो भी आपका कुषाण साम्राज्य था, मैं बोल रहा हूँ कुषाण साम्राज्य खत्म हो गया था। किसने खत्म किया? योधेयों ने समाप्त किया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा आपका कुषाणों के बाद से जो कुषाणों ने कुलिंदों को समाप्त किया, तो क्या पूरा का पूरा कुलिंद समाप्त हो गया होगा? नहीं, कुछ उनके वंशज रह गए होंगे जो छिप कर इधर उधर रह गए थे। जो लोग इधर उधर छिप कर रह गए थे उन्होंने वहां पर अपनी शक्ति को एकत्रित किया और एक नया साम्राज्य स्थापित किया, जिसे कहते हैं पारवर्ती कुलिंद। मतलब कुलिंदों के बाद का जो आपका शासन हुआ। कुषाण, देखो कुलिंदों के बाद कौन है? शक आए। शक का पुष्टि किससे होती है? शक शासक कटारमल से। उसके बाद कुषाण, कुषाणों के साम्राज्य के साथ साथ योधेय पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपका कौन आ रहे हैं? परवर्ती कुलिंद, मतलब कुलिंदों के ही आपके जो आपका उनका साम्राज्य को आगे विस्तार कर रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं छुप गए थे। इन्हें पर्वतीय कुलिंद भी कहा जाता है। अच्छा, इनकी अगर निवास की पुष्टि करेंगे तो बिल्कुल पर्वतीय थे, इसलिए इन्हें पर्वतीय कुलिंद भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये पर्वतीय कुलिंद ही आपके कौन से हैं? छत्रेश्वर। जो हम बात कर रहे थे, कुलिंदों के 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, अल्मोड़ा की मुद्राएं और आपका अमोघ भूति की मुद्राएं और छत्तीस मुद्राएं। यही कुलिंद आगे क्या होंगे? छत्रेश्वर के कहलाएंगे।
तो इसके बारे में हम आपका पढ़ चुके हैं, तो हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ी बहुत आपकी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपकी थोड़ी सी जानने वाली है कि कुलिंदों का एक युगवंश हुआ जिसे गोत्रीय वंश कहते हैं। तथा इस वंश का एक राजा हुआ जिसका आपका नाम क्या दिखा रखा है, आपका शीलवर्मन नाम दिखा रखा है। क्या नाम दिखा रखा है? शीलवर्मन। जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड देखिए 250 से 300। तो आपका एक वंश के बारे में बात हो गई है, गोत्रीय वर्मन। तो शीलवर्मन के बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो शीलवर्मन के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी है। इन्होंने बड़वाला की यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था, जो कहां पर है? यमुना नदी के तट पर बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया, तथा शीलवर्मन ने ही आपका क्या अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके बारे में ये दे रखा है कि वह युग शैली अर्थात कालसी प्रदेश का प्रतापी राजा था, तथा यमुना के वाम तट पर, देखिए यमुना के तट पर, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डीप आ गई है, बाएं तट पर क्या किया? 4 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ वेदिका बनवाई है, बड़वाला यज्ञ वेदिका, बड़वाला गांव में बनवाई है, देहरादून में मिलती है, तो बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया है। श्री रामचंद्रन के अनुसार यह वह योधेय नरपति हो सकता है जिसने उत्तर भारत कुषाण शक्तियों को समाप्त कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो शीलवर्मन के बारे में 2 से 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध यज्ञ करवाया, बड़वाला वेदिका का निर्माण करवाया, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जो भी आपकी चीजें हैं। बड़वाला कहाँ पर है? देहरादून में है। ये सारी चीजें इनकी यमुना के तट पर हुआ, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, और कुछ चीजें हैं तो ये कह सकते हैं संभवतः इस राज्य का संस्थापक कोई कुषाण या शक जाति का विदेशी शक्ति थी। ठीक है, यहाँ पर ये कह दिया है इसने कि जो ये आपकी जाति है जिसके बारे में हम गोत्रीय वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो पुष्टि कि हो सकता है वो कुषाण भी हो सकता है और शक भी हो सकता है, और कह भी सकते हैं कि कुलिंद भी है, क्योंकि इसका नाम क्या है? पूर्ण नाम से सूचित होता है, जैसा उसके पूर्ण नाम से सूचित होता है, तो उस नाम से इसको सूचित करते हैं। क्योंकि 6वीं पीढ़ी तक ये विदेशी पूर्णतः क्या बन गए थे? भारतीय बन गए थे। ये देखिए ये क्या हो गया? पूर्णतः भारतीय बन गए थे। तो हम कह नहीं सकते कि ये आपके विदेशी थे या आपके कुषाण थे, शक थे या कुलिंद थे। लेकिन हाँ, शीलवर्मन के बारे में आपकी पुष्टि होती है, हो सकता है ये योधेयों से संबंध रखते। इसके अलावा शीलवर्मन के बारे में ये कहते हैं कि इसी समय कुरु तथा उत्तर पांचाल के साथों पर आपका 7 पहाड़ों पर जितने आपके सारे के सारे पहाड़ थे वहां पर शीलवर्मन का शासन रहा हो। इसके बारे में राहुल संकृतायन महापंडित के नाम से विख्यात है आपका, वो भी इसकी पुष्टि करते हैं। राहुल संकृतायन की बुक है हमारे पास, हम उसके बारे में भी उसको भी धीरे धीरे हम ऐसे ही पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें उत्तराखंड की सारी चीजों को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। देखिए राहुल संकृतायन की बुक मेरी जीवन यात्रा, ये हमारे पास है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद एक वंश आया शिव भवानी वंश। ये अज्ञात वंश है, ज्यादा कुछ इसके बारे में पुष्टि नहीं है। यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ की इसने बात कर रखी है, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक इसके बारे में और एक बात यह कहता है कि अंबाड़ी शिलालेख पर अब अप्राप्य है। अंबाड़ी शिलालेख के बारे में बात करेंगे तो किसका? शिव भवानी वंश के बारे में ही बात करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि शिव भवानी जो वंश है ये कुलिंद वंशों के ही होने की संभावना प्रतीत होती है, जैसा कि मैं आपसे बहुत देर से बात करे जा रहा हूं कि ये आपके कुलिंद ही हो सकते हैं। इसके बाद वंश आया कुलूत वंश। कुलूत मतलब आपके कुल्लू मनाली क्षेत्र में आपके रहते थे, जिसे हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन, कांगड़ा वाला पोर्शन, तो वो आपके कुलूत वंश कहलाए। व्रत संहिता में भी इनका उल्लेख है, मुद्रा राक्षस में भी इनका उल्लेख मिलता है। इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोई ज़्यादा
ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हमारे उत्तराखंड से इनका उल्लेख नहीं है, हिमाचल प्रदेश से है, तटवर्ती है, मिलता है, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है। इसके अलावा गोविषाण का एक वंश शुरू हुआ, गोविषाण का मित्र वंश। ओझा तथा रामचंद्रन ने क्रमशः मित्र नामांत राजाओं का अश्वमेघ शीलवर्मन काल का तृतीय सदी का माना है। तो ये जो मित्र वंश है ये भी आपका शीलवर्मन मतलब राजा शीलवर्मन के टाइम पीरियड का है। और इस मित्र नाम सामंतों को 2 राजाओं मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र की सूचना गोविषाण काशीपुर, तो गोविषाण का उपनाम काशीपुर मैंने आपको बता दिया क्या है कि 2 प्राकृत लेखों से प्राप्त हुई है। तो वहां पर जो लेख है वहां से प्राप्त हुई, कहां से? गोविषाण से आपके इनके लेखों की पुष्टि हुई है। तो कौन से 2 मित्र राजा थे? एक कौन से थे? मात्र मित्र, और दूसरे कौन से थे? पृथ्वी मित्र। नाम मित्र आ गया तो वंश शुरू हो गया, कौन सा? मित्र वंश। इसके अलावा इनके बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है। और ये जो बात धीरे धीरे आपका साम्राज्य चलते रहा और धीरे धीरे ये गुप्त साम्राज्य में ये आपके मिल गए। और गुप्त साम्राज्य के बारे में हम अगर बात करेंगे तो उसमें आपका कौन सा साम्राज्य शुरू हो जाएगा? कर्तपुर साम्राज्य शुरू हो जाएगा। कौन सा साम्राज्य शुरू हो जाएगा? कर्तपुर साम्राज्य। और कर्तपुर साम्राज्य अगर शुरू होता है तो ये सोच लीजिए, कर्तपुर मतलब आपका जो आपके कुलिंद थे, कुलिंदों के ही धीरे धीरे जो लोग हुए वो लोग धीरे धीरे क्या बने? आपके अपनी शक्ति को एकत्रित करा और एकत्रित करके दोबारा कुलिंद करके शासन स्थापित नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने किस नाम से शासन स्थापित किया? आपका कर्तपुर राज्य का, कर्तपुर राज्य से आपका शासन स्थापित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक कर्तपुर राज्य है यही आपके कौन है? कुलिंद है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें आपका समुद्रगुप्त का पूरा आपका बारे में बताया गया, उसमें भी कर्तपुर साम्राज्य का बात कही है। यह साम्राज्य क्या था? गुप्तों के अधीन कार्य कर रहा था। कर्तपुर साम्राज्य की जो अगर हम सीमा के बारे में बात करते हैं तो गढ़वाल और कुमाऊं से किया गया है। नेपाल में भी थोड़ा बहुत आपका कर्तपुर साम्राज्य था। ठीक है। कर्तपुर साम्राज्य के बारे में अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ रोहिलखंड बोले तो आपका बरेली वाले पोर्शन में भी आपका कर्तपुर साम्राज्य की पुष्टि होती है। ठीक है। ये धीरे धीरे आपका काम करते रहे। अब जो धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए। ठीक है। तो इसके बारे में हर्ष चरित में भी आपका इसका उल्लेख किया गया, अधिकतर जगहों पे इसका उल्लेख किया गया है। तो कर्तपुर साम्राज्य के बाद धीरे धीरे और भी वंश आए, नाग वंश, यदु वंश, मौघरी वंश, और लास्ट में आया हर्षवर्धन, और उनने करा पूरा का पूरा आपका उत्तराखंड को एकत्रित। चलिए बात करते हैं, थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए, थोड़ा बहुत चीज़ें हमें पता चलना चाहिए। देखिए देखा है, कर्तपुर आपका सीमावर्ती राज्य थे, कुमाऊं तथा गढ़वाल से संबंध करता था, रोहिलखंड और यमुना के पश्चिमी भाग में था। राजशेखर की काव्य मीमांसा में कार्तिकेय नगर के बारे में आपके कोई बलशाली खसाधिपति शासन करता था, तो खस बोल दिया, कर्तपुर के लोगों को क्या बोल दिया? खस बोल दिया। ठीक है। तो हो सकता है खसाधिपति शासन करता था। और विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में तथा बाणभट्ट के हर्षचरित में उन्हें क्या कहा गया है? शकपति कहा गया, मतलब शक शासक हो सकते हैं, इसलिए शकपति कहा गया। इस कारण हमें पता चल गया कि वो खसाधिपति और शकपति आपके मध्य हिमालय में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के ज्येष्ठ भ्राता रामगुप्त के साथ युद्ध किया था। तो यहाँ से ये हमें एक प्राप्त हो गई है कि चंद्रगुप्त के भ्राता रामगुप्त के साथ इनका युद्ध हुआ था, शकपति या खसाधिपति का। और रामगुप्त को विजित कर उनकी पत्नी ध्रुवा देवी की मांग की थी। रामगुप्त की पत्नी कौन है? ध्रुवा देवी, इनकी मांग की थी। किसने? कार्तिकेयपुर के लोगों ने। इनकी जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें आपका कार्तिकेयपुर कहा गया है, तो अभिलेखों में जब कार्तिकेयपुर कहा गया है तो हम कार्तिकेयपुरी राजवंश मानेंगे। ठीक है। इसके बारे में इनका अगर हम बात करते हैं तो
इनका जो क्षेत्र था वो हिमालय के अलकनंदा घाटी में कार्तिक स्वामी देव स्थल के निकट था। ठीक है, और यह जो कार्तिकेयपुर रामगुप्त तथा खसाबती के मध्य का युद्ध स्थल ही आपका कौन सा है, कार्तिकेयपुर। जो आज आधुनिक कार्तिकेयपुर है आपका, वह आपका कौन सा है, रामगुप्त और खसाधिपति के मध्य का जो आपका युद्ध स्थल है। कर्तपुर राज्य हुआ, उसने अपने राजवंश से संबंधित अनेक बाकी और चीज़ें हमारे पास कुछ पढ़ने के लिए है नहीं इसमें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है आपके कहीं ना कहीं कुलिंदों से ही आपका वो कर रहे हैं। कुलिंदों को कौलिंद नाम दिया गया था, आपको ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ, ये आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद अभी उत्तराखंड के पेपर में आया था कि कौन सा उत्तराखंड का वंश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए गए थे और उसमें एक ये भी दिया गया था छागलेस वंश। तो मैं आपको बता दूं कि जो छांगलेस वंश है, राजवंश है, ये उत्तराखंड का ही राजवंश है। बहुत से बच्चों ने उसका ऑप्शन छांगलेस वंश मारा था कि ये यहाँ का राजवंश नहीं है, लेकिन ये आपका यहीं का है। लाखा मंडल के अभिलेख से, शिलालेख से पुष्टि होती है कि जो छांगलेस वंश है ये उत्तराखंड का ही है। लाखा मंडल, देहरादून, यमुना प्रदेश के पश्चिम में आपका छांगलेस राजवंश राज करता था। सीधी बात बोल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि सारी किताबों में बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको कहीं ना कहीं बाद में आपके काम आएंगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया छांगलेस वंश के बारे में। ठीक है, भरत संहिता और भी जगहों में इनकी पुष्टि होती है। तो ये छांगलेस वंश के बारे में ज़्यादा हमें बात नहीं करनी है, सिर्फ हमें इतना पता है कि कर्तपुर राजवंश हुआ करता था तथा लाखवा मंडल का खंडित शिलालेख है जहाँ से छांगलेस वंश के बारे में थोड़ी बहुत पुष्टि होती है। अगर आपने पढ़ना होगा तो ये पूरी PDF है, आप लोग PDF चाहिए होगी तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेल कर दीजिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उत्तर गुप्त काल शुरू हुआ। देखिए, उत्तर गुप्त काल शुरू हुआ तो उत्तर गुप्त काल आपको शुरू होता है समुद्रगुप्त के पश्चात। ठीक है, तो जब वो उत्तर गुप्त काल शुरू हुआ तो हमारे उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके क्या हुए, राजवंश चेंज होते गए। कभी आपके कुषाण आए, कभी शक आए, कभी कर्तपुर राजवंश आए, कभी यौधेय आए। तो अब धीरे धीरे कौन आएंगे जो उत्तराखंड में अपनी शक्ति को स्थापित करेंगे, नाग, यदु तथा मौखरी राजवंश के लोग आएंगे। मौखरी राजवंश तो आपका थानेश्वर के आपके हर्षवर्धन से ही थोड़ा बहुत पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि आपके मौखरी वंश के राजा जो थे ग्रहवर्मा, वो आपके हर्षवर्धन के जीजा जी थे। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं। हम बात करते हैं यदुवंश के बारे में, जो आपका यौधेय वंश आया था, आपका यदुवंश आया था, जिसको आपका सिंहपुर वंश भी कहा सकता है। तो सिंहपुर वंश कभी आ जाए या कभी आ जाए, यदुवंश तो आपका वो किससे संबंध करता है, आपका उत्तराखंड से ही संबंध करता है। और यदुवंश की महारानी या ईश्वरा का अभिलेख भी आपका प्राप्त होता है, लाखा मंडल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। ठीक है, तो 7वीं सदी किन्हर ने प्राय से 7वीं सदी के अंत का बताया गया है। ठीक है, तो लाखा मंडल अभिलेख, ये राजा इस राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, ये आपका यदुवंश से ही संबंध है। ठीक है, इसके अलावा सहानी तथा जायसवाल इसे कौन सी, 6ठी सदी का मानते हैं। बिल्कुल 6ठी सदी का हो सकता है, कोई खास वो आपकी बात नहीं है। सन 500 के आसपास की बात होगी, तो 500 के बाद का सारा 6ठी शताब्दी कहलाता है। ठीक है, इस राजवंश के 11 पीढ़ियों के 12 नृपतियों के नामों का उल्लेख मिलता है। कहां पर, आपका जो आपका राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है। इसके पश्चात इसकी स्थिति प्रागुप्तकालीन कम से कम हर्षवर्धन के काल तक रही होगी। मतलब ये साम्राज्य कहां तक रहा होगा, आपका हर्षवर्धन के साम्राज्य तक रहा होगा। आपका कौन सा, यदुवंश या सिंहपुर वंश। इसमें कह रहा है कि इस राजवंश के श्री भास्कर वर्मन की पुत्री तथा जालंधर के राजकुमार श्री चंद्रगुप्त की धर्मपत्नी ईश्वरा ने जब लाखा मंडल का ऐतिहासिक स्थल पर एक शिव मंदिर बनवाया था तथा एक शिलालेख खुलवाया था। तो कभी आ जाए कि भास्कर वर्मन की पुत्री, तो आपकी कौन, राजकुमारी ईश्वरा। श्री चंद्रगुप्त जो आपके जालंधर के राजकुमार हुआ करते थे, उनकी धर्मपत्नी वो भी कौन थी, राजकुमारी ईश्वरा।
इन्होंने अपना अभिलेख खुदवाया तथा शिव मंदिर बनवाया देहरादून लाखामंडल। ठीक है, यहां से दो निष्कर्ष निकलते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? विरुद्ध से ये यदुवंशी राजा अधीनस्थ शासक प्रतीत होते हैं। अधीनस्थ होंगे तो गुप्तों के अधीन ही होंगे, परंतु यह एक अस्थायी संकल्प मानना चाहिए। प्रशस्ति के अनुसार पर्वतीय गणों ने अनेक शासकों के उनके अधीन थे। पर्वतीय गणों के अनेक शासक उनके अधीन थे। किसके? योधेय के। यहाँ एक जगह पर बोल रहे हैं कि आपके योधेय अधीन थे या यदु अधीन थे आपका, और दूसरी जगह ये बोल रहे हैं कि आपका ये इसके अंदर और भी पर्वतीय गण, जो भी आपके पर्वत के जो राजा हुआ होंगे, यहाँ पर जो राज शासन कर रहे होंगे छोटे छोटे गुटों में, वो इनके अधीन रहे थे। यदु राजवंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे? अगर कभी आ जाए तो कौन हुआ करते थे? राजा सेन वर्मन इनके संस्थापक हुआ करते थे। ठीक है, तथा इनका जो समकालीनता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वर्मन नामंत के सेन वर्मन को एक ही राजवंश होने की संभावना प्रकट की गई है। बाकी और कुछ खास इनके योधे संबंधी बात नहीं है। अगर कभी आ जाए कि यदु संबंधी या यदुओं की राजधानी कहाँ हुई है, तो यदु की राजधानी कहाँ है? आधुनिक सिंहपुर। सिंहपुर जो आपका लाखामंडल क्षेत्र है, वही आपका यमुना प्रदेश बोलते हैं इसे, लाखामंडल प्रदेश ही आपका सिंहपुर हुआ करता था, ऐसा आपका हमारा मानना है। ठीक है, तो यही आपकी यदुओं की राजधानी रही। ठीक है, इसके उपरांत इनके बारे में और कुछ ज़्यादा खास कहने की बातें नहीं है। इनके ताम्रपत्र मिले, और सिंहपुर को कभी पंजाब के नामक की पहाड़ी के निकट, कभी कलिंग के आपके अभिलेखों के खोजने का प्रयास किया गया। तो मतलब अलग अलग जगहों पर ये आपके रहे, ये इस वंश के लोग। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये है कि लाखामंडल प्रशस्ति से इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, और यहाँ पर हमारा दे भी दिया है कि जो लाखामंडल प्रशस्ति है, सिंहपुर आपका लाखामंडल का पुराना नाम मण, लाखामंडल का पुराना नाम क्या है? मण है, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इनके बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक वंश आया है जिसे कहते हैं नागवंश। नागवंश के बारे में अगर हमारे बारे में हम बात करना चाहें तो नागवंश भी आपका 6ठी शताब्दी का ही पूरा था। इसने क्या करा कि जो आपके कर्तपुर साम्राज्य था, वहां पर आपका पूरा का पूरा आपका स्थापित कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इनकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो इनके त्रिशूल अभिलेख मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? त्रिशूल अभिलेख, गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से इनकी पुष्टि होती है। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख, गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से इनकी पुष्टि होती है। तो कौन कौन से नाग राजाओं की पुष्टि होती है? 4 आपके नागों के नाम अंकित है वहां पर, स्कंद नाग, विभु नाग, अशु नाग और गणपति नाग। तो आपने ये 4 राजाओं के नाम याद रखने हैं, स्कंद नाग, गणपति नाग, अशु नाग और विभु नाग। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं कि कौन से नाग राजाओं की पुष्टि नहीं होती है। अच्छा, इनकी लिपि के बारे में बात करते हैं तो ये लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। इसके अतिरिक्त जो इससे पहले यदु साम्राज्य था, यदु साम्राज्य को पूरा का पूरा समाप्त करने का श्रेय भी आपके नाग साम्राज्य के राजा गणपति नाग को ही जाता है। इन्होंने ही इसको समाप्त किया था। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं कि गणपति नाग ने अपने द्वितीय राजवर्ष में रुद्र महल के समक्ष शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। तो इसको अगर कभी पूछते तो त्रिशूल की स्थापना किसने की है? तो गणपति राजवंश ने की है। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा विभु नाग ने दक्षिण से शुद्ध महादेव मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए आया होगा, ऐसा माना जाता है कि जो आपका ये विभु नाग है, ये दक्षिण से आपके घूमने के लिए यहाँ आए होंगे। ग्वालियर का इनको माना जाता है यहाँ घूमने के लिए आए होंगे। और अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो गणपति नाग के जो अभिलेख हैं वो कश्मीर तथा केदार प्रदेशों के 2 अभिलेखों की प्राप्ति होती है। कश्मीर से तथा केदार प्रदेशों से इनकी 2 अभिलेखों की पुष्टि होती है। इस कारण हम इनको क्या कर सकते हैं? तीर्थ यात्री नहीं मान सकते, क्योंकि भैया ये आपके थे ही यहीं के, इन्होंने यहीं पर अपना साम्राज्य का स्थापित किया।
ठीक है। अगर हम इनके वंशावली के बारे में बात करते हैं तो गणपति नाग के पिता का नाम क्या था? अशुनाग। जबकि भाव सातक के अनुसार पद्मावती नरेश गणपति के पिता जालब को बताया गया है। भाव सातक में आपका इसके गणपति नाग के पिता को किसको बताया गया है? जालब को बताया गया है। बहुत सी चीज़ें हैं गणपति नाग से संबंधित, इसके अभिलेखों के बारे में, ना कि गणपति बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख तथा गोपेश्वर में इनकी कोई एकता। ठीक है। वास्तविकता में बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख में आपकी कौन सी लिपि है? उत्तरी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। जबकि शुद्ध महादेव और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से 6वीं या 7वीं ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसके अलावा गणपति नाग से संबंधित और किया हम नागवंश संबंधित और कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो फिलहाल हमारे पास इतनी सी जानकारी थी। नागवंश को परास्त करा किसने? मौखरी साम्राज्य ने। ये देखिए गणपति नाग का आपका अभिलेख भी दिखाया है, रुद्राम महल अभिलेख, गोपेश्वर का अभिलेख। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। नागवंश की जो आपकी समाप्ति करी, वो समाप्ति करी मौखरी वंश के राजाओं ने। जब मौखरी वंश के राजाओं ने समाप्ति करी, तो मौखरी वंश का राजा कौन थे? राजा ग्रहवर्मा। ठीक है, ग्रहवर्मा ने आपकी यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया तथा कुछ वर्ष पश्चात ग्रहवर्मा की मृत्यु कर दी गई। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा साम्राज्य किसके अधीन आ गया? हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन के थानेश्वर अभिलेख, थानेश्वर आपका या वर्धन वंश से माना जाता है हर्षवर्धन को। इन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड को एक शक्ति में स्थापित कर दिया। ठीक है। बाकी इसकी पुष्टि आपकी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कर रखी है और लोगों ने भी कर रखी है। बाकी हर्षवर्धन कुछ चीज़ें हैं जो आपने अगर छूट गई हो को देख लीजिएगा कि कटारमल से इसकी पुष्टि हुई है। सक्सासा कटारमल और कटारमल का सूर्य मंदिर है। इनके कुषाण वंश के जो सिक्के मिले हैं वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण से प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में पूरी की पूरी बात कही है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो वासुदेव कुषाण शासक सेकंड थे, इनकी आपकी गोविषाण काशीपुर से इनकी पुष्टि हुई है, इनकी आपकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। ये मैं धीरे धीरे आपकी पूरी की पूरी वीडियो को धीरे धीरे आगे को बढ़ा रहा हूँ। देखिए वर्णवाला की यज्ञ वेदिका के बारे में आपकी सीलवर्मन से हमारी बात हो चुकी है, सीलवर्मन के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो बहुत आराम से इन चीज़ों को पढ़िएगा। कर्तपुर राजवंश के बारे में बात करते हैं तो कर्तपुर राजवंश क्या कहा गया है? आपके गुप्तों के सामंत थे, जो हमने बात कर दी है। तथा इनकी राजधानी लाखा मंडल, कालसी तथा गोविषाण, इन तीनों जगहों पर इनकी राजधानी रही है। और कुछ आपका नाग मंदिरों के बारे में हमने बात कर दिया। असुरी नाग, गणपति नाग, स्कंद नाग और विष्णुनाग के बारे में बात कर दी है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्त साम्राज्य तक इनकी पूरी की पूरी कहानी चली। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने अपनी पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति में भी गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा में कर्तपुर एक राजवंश था, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है। और नागवंश के पश्चात मौखरी वंश के ग्रहवर्मा ने अपना आधिपत्य से स्थापित किया था। मौखरी वंश के पश्चात पुष्यभूति वंश ने भी थोड़ा बहुत अपना इसमें शासन स्थापित किया, लेकिन हर्षवर्धन ने इसको ज़्यादा चलने नहीं दिया। ठीक है। सॉरी, पुष्यभूति वंश जो था वही आपका हर्षवर्धन था, वही आपका वर्धन वंश था, वही आपका थानेश्वर वंश भी कहा जाता है। तो तीनों का तीनों आपका पुष्यभूति वंश था, क्योंकि मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन उनके हर्षवर्धन के जीजाजी थे, या हम कह सकते बहनों ही हुआ करते थे। तो उन्होंने पूरा का पूरा आपका साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इसकी पुष्टि कौन करता है? चीनी यात्री ह्वेनसांग करता है। उन्होंने पूरा का पूरा आपका हर्षवर्धन के बारे में बताया है कि उन्होंने क्या करा था, पूरी की पूरी उत्तराखंड को एक शक्ति बना दी गई थी। ठीक है। इसके अलावा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बाद शंकराचार्य की भी उत्तराखंड यात्राओं के बारे में आपका उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ह्वेनसांग जब आया था तो उसने ये कहा था कि उत्तराखंड में एक स्त्री राज करता है, जिसे उसने स्वर्ण गोत्र कहा गया था। ये पूछा गया है कि जो स्त्री राज करता है उस शासनकाल को क्या कहा है? स्वर्ण गोत्र कहा गया। जो सीमाएं बांधी गई थी हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, एक ब्रह्मपुर बांधी गई थी, एक शत्रुघ्न बांधी गई थी और एक गोविषाण बांधी गई थी। और ये पूरी की पूरी सीमाओं के बारे में पुष्टि हुई है।
ठीक है, इतनी सी चीज़ें हैं आज की वीडियो में, इतना ही, बहुत लंबी वीडियो बन गई है। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद,